हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद साइंस क्लास 10th का हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जो हम पढ़ रहे थे परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व उनके गुणधर्म। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि परमाणु सिद्धांत अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, जिनमें कुछ कमियाँ रह गई थी। तो उसके बाद जो मेंडलीव का जो आवर्त सिद्धांत था, आवर्त नियम था, वो परमाणु भारों पर आधारित था। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, उसमें भी कुछ कमियां रह गई है ना। उनको दूर करने के लिए कारण क्या था कि मेंडलीव के समय में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की पर्याप्त जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो जैसे ही इनकी इस बारे में पर्याप्त जानकारी मिली तो एक नई आवर्त सारणी दी गई, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं होती हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें क्या होती है? ये बहुत बड़ा रूप है आवर्त सारणी का। इसमें थोड़ा सा अंतर ये होता है कि मेंडलीव ने तो क्या किया था, परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। लेकिन बाद में जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तो इसमें परमाणु क्रमांकों के आधार पर इनको व्यवस्थित किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो ये है हमारी आधुनिक आवर्त सारणी। ये आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें क्या था, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? यानी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की ये इस तरह से फॉर्मेट है जिसमें तत्वों को रखा गया, जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के बाद 1913 में हेनरी मोजले ने इस आवर्त सारणी को दिया, उसका नया प्रतिरूप विकसित किया, उसने बनाया। तो उसके अनुसार क्या था कि पहले जो आवर्त सारणी थी परमाणु भार के बढ़ते क्रम पर थी। अब क्योंकि परमाणु तत्वों की खोज होती गई तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बारी बारी से बढ़ते जा रहे थे, तो उनके गुणों की व्याख्या परमाणु भार के आधार पर नहीं की जा रही थी। तो इनके जो रासायनिक या भौतिक गुणों की व्याख्या मोजले ने किसके आधार पर की? मोजले की जो सारणी की विशेषताएं थी वो क्या थी कि मोजले ने सबसे पहले क्या किया कि परमाणुओं को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मोजले के अनुसार जो आवर्त सारणी की डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है कि हेनरी मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मोजले की डेफिनेशन थी आधुनिक आवर्त सारणी की। यानी उन्होंने एक बेस क्या माना, परमाणु भार के परमाणु क्रमांकों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। यानी मोजले के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु क्रमांकों के आधार पर उनके हम गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। परमाणु क्रमांक है जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होता है।
किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इस आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रारूप दिया गया, तो मोजले ने क्या कहा कि इस आवर्त सारणी में मोजले के अनुसार 7 आवर्त होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आवर्त होते हैं। मोजले ने 18 वर्गों में इसको विभाजित किया, यानी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो थे सबको हटा दिया। तो इसको सीधे ही क्या किया गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, यानी अक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी। 18वें वर्ग में उसको रख दिया था। तो यहाँ पर अगर हम इसकी मेंडलीफ की तरह वो वर्गीकरण करें तो इसको क्या माना जाता है, फर्स्ट ए, इसको क्या मानते हैं, सेकंड ए, ठीक है। अब फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसके बाद क्या आता है, यहाँ पर जो इसको मानेंगे वो क्या होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7 बी। अब ये 8, 9, 10 इनको 8वें वर्ग में विभाजित किया गया, ठीक है, बी के हो गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर फर्स्ट पी, सेकंड बी, इस तरह से इनको फर्स्ट सेकंड वर्ग में भी विभाजित किया गया। तो उस आधार पर इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये तो हमारा इतना हो गया, यहाँ तो एस ब्लॉक हो गया, डी हो गया, पी हो गया। अब यहाँ पर देखो जो 11वां और 12वां है इसको क्या कहा गया, इसने फर्स्ट बी और सेकंड बी, थर्ड बी यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ फर्स्ट ए, सेकंड, यहाँ पर क्या जाएगा, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और 6 वो 7 ए, और ये 18 वर्ग है जो क्या है, ये शून्य वर्ग में आता है। तो इस तरह से उन्होंने इनको रोमन संख्याओं में भी वर्गीकृत किया गया, इसको शून्य समूह भी कहते हैं। तो हमारे इसमें क्या हो गए कि जो 7 हैं, 7 क्या थे, फर्स्ट ए से और 7 ए तक, ठीक है। ऐसे ही बी के फर्स्ट से और 7 बी में विभाजित किया। जो 8वां था उसमें 8, 9, 10 तीनों वर्गों को सम्मिलित किया, और ये हमारा क्या रह जाता था, शून्य वर्ग रह जाता था। तो इस तरह से हेनरी मोजले ने इनको 7 आवर्त और 18 वर्गों में विभाजित किया। तो जो 7 आवर्त ये क्या है, तो उसने क्या कहा कि 36 पंक्तियों, 36 पंक्तियों को आवर्त कहा जिनकी संख्या 7 होती है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा जिनकी संख्या 18 होती है। इस तरह से नए प्रारूप में 7 आवर्त और 18 वर्ग थे। तो इन वर्गों को भी उसने आधुनिक आवर्त सारणी में कि इनको अलग अलग, जैसे तत्वों के अलग अलग गुण थे, अलग अलग उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं थी, अलग अलग उनकी प्रकृति थी, तो उस आधार पर भी इसको 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया। तो हम इसकी जब विशेषताएं लिखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या होती हैं कि जो समान गुणों वाले तत्व थे उनको सेम वर्गों में, यानी मेंडलीफ के नियम का पालन किया। यहाँ पर सेम वर्गों में, जैसे मान लो फर्स्ट वर्ग में जो तत्व होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, उनका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा होगा, यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे फर्स्ट वर्ग की बात करें, बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसकी बात करें तो बाह्यतम कोश में 2 2 होंगे, 3 3, इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होंगे, जैसे मान लो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जैसे ये तीसरा वर्ग है यहाँ पर, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 है, 14 है तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 15 है तो 5। इस तरह से बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व्यवस्थित होती है। जो वर्ग होगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे वही नीचे होंगे, सिर्फ कोशों की संख्या बदलती रहेगी जिससे आकार में वृद्धि होती है। तो इसमें और विशेषताएँ क्या होती हैं कि इस आवर्त सारणी के, इस आवर्त सारणी को
4 ब्लॉक, 4 खंडों में विभाजित किया। ठीक है, खंड का मतलब ब्लॉक होते हैं, तो ब्लॉक कौन कौन से थे? एस ब्लॉक या एस खंड, पी खंड, डी खंड व एफ खंड। ये जो नाम रखे गए एस पी डी एफ, ये कक्षकों के नाम के आधार पर रखे गए थे। इसका मतलब ये होता है कि हम यदि एस ब्लॉक की बात करें तो आने वाला इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है। पी ब्लॉक की बात करें तो आने वाला इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरे जाएंगे। डी ब्लॉक में क्या होते हैं? आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, एफ में एफ कक्षक में भरे जाते हैं। तो ये आधुनिक आवर्त जो सारणी थी इसका प्रतिरूप था। इसमें जो एफ ब्लॉक होता है वो कहाँ होता है? यहाँ पर इसके नीचे व्यवस्थित किया जाता है। तो तब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके और विशेषताएँ लिखवाएंगे। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हेनरी मोजले के जो अनुसार सारणी थी उसमें क्या किया गया कि जैसे मान लो पहला और दूसरा जो वर्ग है इसे तो क्या कहा गया, यहाँ से यहाँ तक एस खंड। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो ये 3 से और 12 तक को में क्या कहा गया, इसको कहा गया डी खंड यानी डी ब्लॉक। और यहाँ से जो 13 से और 18 के जो तत्व थे ये इन्हें कहा गया पी खंड के तत्व। जो एफ ब्लॉक था, एफ खंड था, तो ये सारा क्या है? एफ खंड कहलाता है, एफ ब्लॉक कहलाता है। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियाँ होती हैं, एक को लेंथेनाइड कहते हैं, एक को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। दोनों में 14 तत्वों को रखा गया। तो इसके बाद जो आता है इनके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एस खंड के अनुसार एस था, इनके नाम रखे गए। एस खंड में कौन कौन से थे? एस खंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कि एस खंड का सामान्य या अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका होता है NS 1 से 2, ये अंतिम विन्यास होता है। इसके आगे अक्रिय गैस लगी होती है। और ऐसे ही हम पी खंड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS 1 से 2, NS 2, NP 1 से 2। आगे जो बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं, इसमें अक्रिय गैस आती है। क्या आती है इसमें? उससे ऊपर वाले आवर्त की अक्रिय गैस लिखते हैं, अक्रिय गैस। ठीक है, तो पूरा सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया हमारा। आने वाला इलेक्ट्रॉन 1 to 6 होता है। ये आने वाला इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, तो ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो पी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया यहाँ पर? NS2 NP 1 से 6। और इसी तरह से डी ब्लॉक का, डी खंड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अक्रिय गैस लगाते हैं इस तरह से और क्या लिखते हैं यहाँ पर? N-1D 1 से 10। 1 से 10 का मतलब क्या होता है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है। जैसे मान लो ये तत्व हुआ इस वर्ग में, तो D1 आएगा, D2, D3 इस तरह से बढ़ते चले जाते हैं। और NS 1 से 2 लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद बच गया हमारा एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इसी तरह से लिखते हैं। आगे बड़ा कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2। ये इसका F ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इस तरह से चारों ब्लॉकों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर देखो N होता क्या है? N
ठीक है। यदि हम n का मतलब होता है आवर्त संख्या या कोषों की संख्या। अब जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इसके सिद्ध में कितने तत्व आ रहे हैं? 1 तत्व और ये 2 तत्व, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, 1, इसमें कितना आएगा? 2, फिर 3 कहाँ आएगा? यहाँ, 4 कहाँ आएगा? यहाँ, 5वां, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से हम इनमें सब में नंबरिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने ये इनको परमाणु न लिखकर मैंने परमाणु क्रमांक लिख दिए हैं। वैसे परमाणु पता होता है कि 1 पर कौन आता है? हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर कौन होता है? हीलियम। यहाँ पर कौन होता है? लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ठीक है। नियोन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम। यहाँ पर क्या आता है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। फास्फोरस और सल्फर। आर्गन के बाद 19 नंबर पर आता है पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने ये कहा था आप 10th क्लास में कम से कम 20 तक याद रखो, और ज़्यादा याद रह जाए तो 30 तक भी कर सकते हैं। 30 में स्कैंडियम से और यहाँ पर आता है जिंक तक याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि हम जब नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो पहला आवर्त है, तो पहले आवर्त में कौन कौन से आते हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी पहले आवर्त में 2 ही तत्व होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? अति लघु आवर्त। यहाँ तक ये इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इनका इस तरह से। अब हम बात करते हैं कि ये आवर्तों को क्या क्या कहा जाता है। आवर्त, पहला आवर्त, पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका नाम क्या होता है? अति लघु आवर्त, ठीक है। हम ऐसे क्षैतिज चलते हैं तो आवर्त कहलाते हैं, और ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग कहलाते हैं। तो अति लघु आवर्त में कितने तत्व हैं? इसमें 2 ही तत्व होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। अब दूसरे तत्व में आते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में, यहाँ से यहाँ तक। ये दूसरा और तीसरा, दोनों और तीनों आवर्त आ गए। इनमें देखो तत्वों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 8 तो दूसरे आवर्त में है, 8 ही तीसरे आवर्त में है। तो इनका नाम क्या होता है? इन्हें हम कहते हैं लघु आवर्त। लघु आवर्त यानी आवर्तों में बांटा गया, जैसे हमने खंडों में बांटा, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड। तो एफ खंड में क्या थे? पहले को लेंथेनाइड कहते थे। लेंथेनाइड में 14 तत्व थे। एक्टिनाइड में भी 14 तत्व थे, यानी 14 तत्व जिनकी खोज बाद में हुई। इनको हमारी आवर्त सारणी बन चुकी थी, तो बाद में इनकी जब खोज हुई तो इनको इसमें व्यवस्थित करना संभव नहीं था, इसलिए इनको बाहर रख दिया गया। तो यहाँ पर हमारा लघु आवर्त में कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। 8 इसमें, 8 इसमें। क्लियर है? इसके बाद जो चौथा और पांचवा है, इसमें 8 तो पहले से ही थे, 10 ये और बढ़ जाते हैं, 1, 2 यानी डी ब्लॉक के तत्व भी इसमें बढ़ जाते हैं। तो 8 और 10 कितने हो गए? 18। तो यहाँ पर भी कितने होते हैं? 18 तत्व, और यहाँ भी कितने होते हैं? 18। तो 18 तत्व ये तीसरे और ये चौथे और पांचवें आवर्त में होते हैं। तो इनको हम कहते हैं दीर्घ आवर्त, यानी बड़े आवर्त होते हैं। क्या कहेंगे इनको? दीर्घ आवर्त कहते हैं। बचे कौन से? छठे और सातवें। तो छठे और सातवें में क्या होगा? छठे आवर्त में, यानी यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो हमने क्या किया था, ये सारे हमारे यहाँ से यहाँ तक 18 तत्व हैं। 18 तत्वों में जो स्टार लगा हुआ है 72, यहाँ पर कितना है? 57। 57 से 72 के बीच में कितने तत्व और आते हैं? 14 तत्व। तो हम 57 के बाद 58 यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से चले 71 यानी 71 तक आ गया। 71 के बाद 72 यहाँ पर आया है। ठीक है, इसका मतलब कि छठे आवर्त में ये 14 तत्व भी शामिल होते हैं। तो इस तरह इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 36 तत्व आ जाते हैं। अब इसमें और जोड़ देते हैं तो इसमें 36 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आगे अभी खोज हो रही है। तो ये 7वां जो आवर्त है हमारा अपूर्ण आवर्त है। कैसा है? इनकम्प्लीट आवर्त है ये। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको छठे और सातवें को अति
दीर्घ आवर्त। तो इस तरह से हम आवर्तों में विभाजित किया है इनको, लघु, अति लघु आवर्त, लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त। तो इनको क्या कहते हैं आवर्तों को। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि अब ये जो n के मान हैं, अब हम जैसे ही ऊपर से नीचे आते हैं तो यहाँ पर n का मान 1 है, यानी नाभिक के चारों ओर, जैसे मान लो ये हमारा नाभिक है, इसके एक कोष पाया जाएगा, किसमें, अति लघु आवर्त में। सभी के पास यानी हाइड्रोजन और हीलियम के पास एक ही ऊर्जा स्तर होता है। जैसे ही लघु आवर्त में आते हैं तो यहाँ पर 2 और 3, तो लघु आवर्त में इसमें तो क्या होते हैं, एक ऊर्जा स्तर और बढ़ जाएगा। तीसरे आवर्त में आते हैं तो एक स्तर और बढ़ जाएगा। चौथे आवर्त में आते हैं एक स्तर और बढ़ जाएगा। पाँचवें में आते हैं तो एक स्तर और बढ़ जाएगा, पाँचवा। छठे में आते हैं तो छठा भी बढ़ जाएगा। सातवें में आएंगे तो सातवां आवर्त भी ये बढ़ जाता है। तो अब देखो एक एक आवर्त की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर n बराबर क्या था, 1, n बराबर कितना हुआ, 2, n बराबर कितना हुआ, 3, n बराबर कितना हुआ, 4, n बराबर 5 और n बराबर 6, 7, इस तरह से ये बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर ये तो एक n बराबर 7 और हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक एक कोष बढ़ रहा है, यानी एक एक मंजिल बढ़ती जा रही है, अर्थात ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार में वृद्धि होती जा रही है। तो ये तो थी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हमने व्यवस्थित किया था, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था हेनरी मोजले ने। इसलिए हेनरी मोजले के जो नियम को आधुनिक आवर्त नियम भी कहते हैं, जिसका पालन अब तक भी हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, देखो क्रम संख्या लैंथेनाइड एक्टा, यहाँ पर क्रम मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि ये ध्यान रहे कि लैंथेनाइड श्रेणी कहाँ जुड़ेगी। लैंथेनाइड श्रेणी छठे आवर्त में जुड़ती है, 57 के बाद 58वां तत्व आ जाता है और ये 14 होने के बाद 71 के बाद 72 शुरू हो जाएगा। ऐसे ही एक्टिनाइड श्रेणी कहाँ जुड़ती है, ये जुड़ती है 7वें आवर्त में। तो इस तरह से ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी की व्यवस्था थी। इनके नाम रखे गए, जो एस ब्लॉक में जो तत्व रखे गए वो क्या थे, फर्स्ट वर्ग में तो क्षार धातु और सेकंड में क्षारीय मृदा धातुएं रखी गई। तो इनको क्या कहा गया, एस ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षार व क्षारीय मृदा धातुएं। जैसे जैसे जाएंगे आगे बढ़ेंगे धात्विक गुण में कमी आएगी और अधात्विक गुण में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर डी ब्लॉक के जो डी खंड के तत्व थे इनको भी नाम दिया गया, क्या कहते हैं इनको, संक्रमण तत्व। इनको संक्रमण तत्व कहा गया। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में सभी तत्व, एफ ब्लॉक में भी क्या होते हैं, एफ को लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नाम दिया गया। इन सभी में धातु होते हैं। और जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनमें क्या होते हैं, ये सभी यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ से यहाँ तक ये सब धातु हैं। क्या है, धातु है, मेटल है। पी ब्लॉक में धातु भी होती है, अधातु भी होती हैं, उप धातुएँ भी होती हैं। तो उप धातुएँ क्या होती हैं कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो पी ब्लॉक को इस तरह से यहाँ पर बोरॉन से ऐसे सीढ़ी नुमा संरचना बनाई गई। ये तो सीढ़ी नुमा संरचना के जो ऊपर जो तत्व आते थे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर था जैसे जो भी तत्व आएगा 5वें नंबर पर, यहाँ पर 14वें नंबर पर जो तत्व आएगा सिलिकॉन है, यहाँ पर 33 पे जो आएगा, 52 पे जो आएगा, इस तरह से जो तत्व आएंगे गोले लगा रखे हैं। ये तत्व क्या कहलाते हैं, ये क्या काम करते हैं कि ये धातु और अधातु को अलग करते हैं। इसके नीचे की ओर क्या होती है, धातुएँ, और ऊपर क्या होती है, अधातुएँ, ठीक है। अब बीच में क्या रही, यानी ये जो सीढ़ी नुमा संरचना के ऊपर जो तत्व होंगे वो क्या कहलाएंगे, उपधातु कहलाएंगे। यानी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पी ब्लॉक में क्या होते हैं, धातु, अधातु व उपधातु, उपधातुएं, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, सारे धातु होते हैं। एस ब्लॉक में भी क्या होते हैं, धातु पाए जाते हैं, ठीक है। इनमें धातु है, रेडियो एक्टिव तत्व भी हैं। अब जो 90 के बाद, यानी यहाँ से 90 के बाद जितने भी तत्व खोजे गए, ये 103, 104, 5 जो 7वें में आते हैं, इन सब को क्या कहते हैं, ये प्रकृति में नहीं मिलते हैं,
ये बनाए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। या क्या कहते हैं? क्या कहा गया? 90 के बाद, यानी परमाणु क्रमांक 90 के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम, भाई 90 पर कौन आता है? यूरेनियम में आता है। यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को परा यूरेनियम तत्व कहा गया। तो ये परा यूरेनियम तत्व प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो इस तरह से ये आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिरूप जो कि हेनरी मोजले द्वारा दिया गया, फिर से रिपीट करते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को हटा दिया गया। 18 वर्ग, इसमें 18 जो ऊर्ध्वाधर लाइनें थी, ये सब ऊर्ध्वाधर क्या कहलाती हैं? वर्ग कहलाती हैं। 18 वर्ग थे और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया, जो 7 आवर्त थे। इसमें लेंथेनाइट एक्टिनाइट की खोज बाद में की गई। उनमें 14 तत्व लेंथेनाइट के रूप में और एक्टिनाइट के रूप में बाहर रख दिए गए। और इसके बाद इसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड कहा गया। अब ये खंड अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर रखे गए कि किसी तत्व में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में भरा जाता है, कि एस कक्षक में भरा जाता है, पी में भरा जाता है, डी में या फिर एफ में भरा जाएगा। ठीक है, यदि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है तो उसे हम एस खंड के तत्व कहते हैं। तो एस खंड में कौन कौन से आते हैं? हमारा पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आता है। तो पहले वर्ग में S1 विन्यास होता है, दूसरे में S2 विन्यास होता है। इसी तरह से पी खंड क्यों रखा गया? आने वाला इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है तो उसे पी खंड के तत्व भी कहते हैं। डी खंड में आने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरे जाते हैं तो ये डी खंड कहलाते हैं। एफ में आने वाला इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरा जाएगा तो उसे एफ खंड के तत्व कहते हैं। तो अब देखो कि एस खंड में 2 ही वर्ग क्यों है, डी खंड में 10 वर्ग क्यों है, यानी 10 लाइनें ऐसी क्यों हैं, और पी वर्ग में यानी पी खंड में ऐसे 6 लाइनें क्यों हैं, और एफ में 14 लाइनें क्यों हैं। इस तरह से इसका भी कारण होता है कि हमने जो पहले वीडियो में बताया था कि एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। वे एस में एक ही डब्बा होता है तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं विपरीत चक्रण वाले। तो इसका मतलब वर्गों की संख्या कितनी हुई? 2, 1 और 2। ऐसे ही हमने पढ़ा कि जो हमारा पी कक्षक है, पी कक्षक में कितने डब्बे होते हैं भाई? 3 डब्बे होते हैं। और 3 डब्बों का मतलब होता है एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन और 3 में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। तो जो पी खंड है हमारा उसमें कितने वर्ग होंगे? 6 वर्ग होंगे। 1 वर्ग, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही हमने पढ़ा था डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी में, तो डी में 10 आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 डब्बे होते हैं। कितने होते हैं? 5। तो एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हो गए भाई? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका मतलब जो हमारा डी ब्लॉक होगा वो कितना होगा? इसमें ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक, जिंक तक। ठीक है। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि कितने डब्बे होते हैं इसमें? 7 डब्बे होते हैं। इस तरह से अब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तो 14 हो गए। तो यहाँ पर ये 14 लाइनें हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे 14 तत्व है इसमें। तो इस तरह से आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं हैं जो हम बारी बारी से लिख सकते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का स्क्रीनशॉट ले लो। जो ये सीडी नुमा संरचना है ये पी ब्लॉक को 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर ऊपर होते हैं अधातु, नीचे होते हैं धातु, और जो सीडी नुमा संरचना के ऊपर पाए जाते हैं वो उपधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारे उपधातु कौन से हैं? बोरॉन है यानी उपधातु, बोरॉन हो गया, यानी वहाँ पर क्या आएगा? 5 नंबर पर बोरॉन। उसके बाद है सिलिकॉन Si, ये कितने नंबर पर आएगा? 14 नंबर पर। और As है, Te है और At भी आता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। और बाकी सब इधर क्या होते हैं? धातु, और उधर होते हैं अधातु।
इस तरह से हमने पढ़ा आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले द्वारा दी गई, तो इसकी विशेषताएं पढ़ी, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका यहाँ पर तत्वों की आवर्तिता। तत्वों की जो आवर्तिता होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है, यानी उनके गुणों में जो क्रमिक परिवर्तन होता है तत्वों के में गुणों में, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, आकार में वृद्धि होती है, अन्य गुण भी होते हैं, तत्वों का आकार हुआ, आयनन एंथैल्पी हुई, है ना, त्रिज्या हुई, आयनिक त्रिज्या, सेशन त्रिज्या, वान डेर वाल्स त्रिज्या आदि, हम ये सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।